इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 का फास्ट ट्रैक रिवीजन। चैप्टर नंबर 5 है हमारा एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पर हमें मेन रूप से सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टडी मटेरियल से देख रहे हैं। स्टडी मटेरियल की सारी चीज़ों को बहुत ही कम टाइम में हमने यहाँ पर रिवाइज करा है। इसकी वजह से मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन की वीडियोस बनाता हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाओ स्टडी मटेरियल के ऑर्डर में और बहुत ही कम टाइम में। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का। मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं यहाँ पर लिखने के लिए या अंडरलाइन करने के लिए या मार्क करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि कम समय में 100% सिलेबस को कवर करवा के देना। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि स्टडी मटेरियल आपके सामने में खुला हुआ रहेगा और जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी आप पॉज करके चीज़ों को लिख लोगे, मार्क कर लोगे और अंडरलाइन कर लोगे। और जैसे ही मैं कोई टॉपिक ख़त्म करता हूं उसी वक्त पॉज करके एक बार कम से कम खुद से रीड जरूर कर लोगे ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में चीज़ें बैठ जाएं। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 का फास्ट ट्रैक रिवीजन के बारे में। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है 5.2 बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन। बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है? किसी भी बिजनेस में फंक्शन का, एक्टिविटीज़ का और टास्क को रीस्ट्रक्चर करना या रीडिज़ाइन करना बिजनेस के नीड के हिसाब से, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और बिजनेस के इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसको हम लोग बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन कहते हैं। किसी भी बिजनेस के फंक्शंस को, F से फंक्शंस, H से एक्टिविटीज़ और T से टास्क को यहाँ पर रीस्ट्रक्चर किया जाता है, यानी कि डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस के फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को या टास्क को, ये मोटा, बहुत मोटा है, फैट है, इसकी वजह से हम लोगों ने देखा नीड, ऑब्जेक्टिव और इन्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करना बिजनेस प्रोसेस डिजाइन कहलाता है। ठीक है, उसी बिजनेस प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करते वक्त जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि किस किस चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करने के लिए। तो हम लोग प्रेजेंट प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं? सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है बिजनेस और उसके ऑब्जेक्टिव को समझना है। ठीक है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझना है और बिजनेस के प्रेजेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। फिर डॉक्यूमेंट करना है, प्रेजेंट बिजनेस के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उसको डॉक्यूमेंट करना है और उसके बाद एनालिसिस करना है उस डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस को, ताकि जो है प्रेजेंट प्रोसेस में हमें कमियों का पता चल सके और क्या क्या नए प्रोसेस में डिजाइन करना है उसका पता चल सके। फिर हम लोग क्या करते हैं, प्रपोज्ड प्रोसेस का जो है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। मतलब प्रपोज प्रोसेस का क्या ऑब्जेक्टिव होगा और क्या फंक्शन होना चाहिए उसको हम लोग जानते हैं। इसमें हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस के तो गुण होने ही चाहिए, साथ में जो है एग्जिस्टिंग प्रोसेस के वीकनेस को दूर करने वाला प्लान होना चाहिए और साथ में हमारा तीसरा चीज़ क्या होना चाहिए, वैल्यू एडिशन की चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव को, प्रपोज प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव को हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद डिज़ाइन करना है नए बिजनेस प्रोसेस को और उसके बाद जो नए बिजनेस प्रोसेस को जो डिज़ाइन किया है हम लोगों ने, तो उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या सपोर्टिंग टूल्स लगेगा उसको डॉक्यूमेंट करना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट प्रोसेस में भी 3 बातों को डॉक्यूमेंट करना है और प्रपोज प्रोसेस में भी 3 बातों को डॉक्यूमेंट करना है। प्रेजेंट प्रोसेस में अंडरस्टैंड करना है बिजनेस को और उसके ऑब्जेक्टिव को, डॉक्यूमेंट करना है प्रेजेंट प्रोसेस जो बिजनेस प्रोसेस है उसको, और उसके बाद एनालिसिस करना है और डॉक्यूमेंट करना है जो कुछ भी हमें फाइंडिंग्स मिला है। उसके बाद प्रपोज प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव को जानना है कि क्या होना चाहिए, डिज़ाइन करना है नए बिजनेस प्रोसेस को और उस डिज़ाइन को सपोर्ट करने के लिए, उस डिज़ाइन को एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या टूल्स लगेंगे उसको डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको जो है प्रपोज प्रोसेस की वैलिडिटी चेक करनी है कि कितना वैलिड है बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद जो है अगर वैलिड है तो उसको इंप्लीमेंट करना है, नए बिजनेस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है और उसके बाद नए बिजनेस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के बाद टेस्ट करना है। ठीक है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा उस हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के बारे में हम लोगों ने ये सारी चीजें जानी। उसके बाद बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन के लिए यहाँ पर बोलता है कि 3 केस करके बताया गया है, एक मैनुअल बिलिंग सिस्टम, दूसरा ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम और तीसरा इंटीग्रेटेड बिलिंग सिस्टम। आप सुपरमार्केट से लेके किसी भी शॉप में जाते हो तो वहाँ पर बिलिंग सिस्टम मेंटेन किया जाता है। तो मैनुअली कैसे किया जाता था, ऑटोमेटिक यानी कि कंप्यूटराइज ज़माने में कैसे किया जाता है, और इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कि मैनुअल और कंप्यूटराइज का कॉम्बिनेशन, ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन, ये इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो उतना रिलेवेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप
आप इसको जस्ट एक बार रीड कर लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है? सिस्टम डेवलपमेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम को रीअसेसमेंट और उसके बाद री एग्जामिन करके नए प्रोसीजर और मेथड को डेवलप करना होता है। सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है? आपका वर्तमान में क्या आपकी स्थिति है उसका रीअसेसमेंट करो, उसका री एग्जामिन करो और नए प्रोसीजर और मेथड को डेवलप करना होता है। ठीक है, जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम की तो अच्छाइयाँ होनी ही चाहिए नए सिस्टम में, साथ में एडिशनल बातें होनी चाहिए और साथ में पिछली कमियों को दूर करने की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो सारे प्रोसीजर्स इसमें आ जाते हैं सिस्टम डेवलपमेंट करने के दौरान। सिस्टम डेवलपमेंट जो होता है वो या तो आप जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसको आप जो है उसका कमियों को ढूंढ कर उसको ठीक करोगे, या फिर नया बिजनेस है तो नए प्रोसेस के डिज़ाइन के हिसाब से आप जो है बिजनेस का डेवलपमेंट करोगे, सिस्टम का डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर क्या आ जाती है कि आपका जो है पुराना सिस्टम वो बिना आईटी वाला था और नया सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला आप लगाने वाले हो। बस इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोगों को ये सारी सिलेबस को कवर करना है। यहाँ पर दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, याद रहे दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। जब हम लोग फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कर देखेंगे तो वहाँ भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और डिज़ाइन करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब मेजर कंपोनेंट बोलेंगे तो फिर एनालिसिस और डिज़ाइन मात्र दो चीज़ें होती हैं सिस्टम डेवलपमेंट के, मात्र दो जो है कंपोनेंट्स होते हैं। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? प्रेजेंट सिस्टम को और प्रपोज सॉल्यूशन को ध्यान में रखकर सिस्टम को आपको समझना है, उसको हम लोग सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। और सिस्टम डिज़ाइन किसको बोलते हैं? एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस या फिर जो कंप्लीमेंट प्रोवाइड करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो उसको सिस्टम डिज़ाइन करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना सिस्टम डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में। प्लीज़ आप एक बार पॉज करके रीड कर लो। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, अचीविंग सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। एक्चुअल में यहाँ पर बताया गया है कि सिस्टम डेवलपमेंट जो है ऑब्जेक्टिव पाने में क्यों फेल हो जाता है। इसके लिए हम लोगों को कुछ कारण जो है जानने हैं, यूज़र से रिलेटेड कारण, ठीक है, और दूसरा डेवलपर से रिलेटेड कारण, और तीसरा मैनेजमेंट से रिलेटेड कारण, और न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर यूज़र होते हैं, ठीक है, जो इंड यूज़र आपके होंगे जो सिस्टम को एक्चुअली यूज़ करने वाले हैं। दूसरा डेवलपर हो गया और तीसरा मैनेजमेंट हो गया जो कि सपोर्टिव फंक्शन करता है जनरली। और टेक्नोलॉजी बराबर बदलते रहती है तो न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, या न्यू टेक्नोलॉजी से लोग अवेयर नहीं होते हैं, ये भी कारण हो सकता है फेलियर का। तो यूज़र के बारे में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 4 कारण बताए गए हैं, डेवलपर से रिलेटेड 2 कारण बताए गए हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 कारण बताए गए हैं और न्यू टेक्नोलॉजी बताए गए हैं। शिफ्टिंग यूज़र नीड्स, रिक्वायरमेंट बदलते रहता है यूज़र का, यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में जो है वो श्योर नहीं रहता है यूज़र, तो यूज़र का नीड जो है वातावरण के हिसाब से बदलते रहता है, तो एग्जैक्ट सिस्टम क्या डेवलप करना है उसमें गड़बड़ हो जाती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, जो यहाँ पर वर्किंग सॉफ्टवेयर में या वर्किंग स्टाइल में चेंज पसंद नहीं करता है यूज़र, ये यूज़र से रिलेटेड कारण दूसरा हो गया। यूज़र्स पार्टिसिपेशन, ये तीसरा कारण होता है। यूज़र पार्टिसिपेशन यानी कि यूज़र लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, और अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो इन्वॉल्व होने के लिए बहुत नखड़े करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड यूज़र ट्रेनिंग, नए सिस्टम को चलाना ठीक से ना आए तो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा, तो ये इनएडिक्वेट टेस्टिंग का कारण बनता है। उम्मीद करता हूँ कि बार बार बैक करके आप सुनोगे जब तक क्लैरिटी ना आए। डेवलपर से रिलेटेड इशू क्या होता है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ पर वो क्या बोलता है कि डेवलपर लोग अंधेरे में तीर चलाते रहता है, क्योंकि ना कोई टाइम का शेड्यूल होता है ढंग से, ना कोई बजट का शेड्यूल होता है, केवल R&D करते रहता है, और कोई स्टैंडर्ड नहीं होता जिसको फॉलो करके जो है नए सिस्टम को डेवलप कर पाए और ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। उसके कारण ओवरवर्क और अंडर ट्रेंड स्टाफ, यहाँ पर ज़्यादा काम या फिर टेक्निकल नॉलेज कम रखने वाला जो है वो डेवलपर लोग होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, स्किल्ड पर्सन को ही आप एम्प्लॉय करो, या फिर ओवरलोड दे दिया जाता है जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ हैं जो स्किल्ड हैं उसको, ठीक है, तो ये भी कारण हो सकता है। तीसरा बोलता है कि मैनेजमेंट रिलेटेड इशू, लैक ऑफ सीनियर सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट, सीनियर सपोर्ट जो होता है प्रोजेक्ट में प्रायोरिटी देने के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो सिस्टम डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाता है। ज़्यादातर सिस्टम जो होते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक सिस्टम, यानी कि ज़्यादातर सिस्टम जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। जो भी प्रॉब्लम होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट आप जो बनाने जा रहे हो उसका जो है प्रॉब्लम होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब प्री डिफाइंड या प्री फॉर्मेट, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो कि स्ट्रक्चर्ड में डिवाइड किया जा सके। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आपका अकाउंट्स का प्रॉब्लम जो आता है वो स्ट्रक्चर्ड आता है, फॉर्मेट बेस्ड, लेकिन कॉस्टिंग कहाँ से शुरू करना है और कहाँ अंत आएगा आपको पता ही नहीं चलता है, उसमें अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है मैनेजमेंट रिलेटेड इशू में अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम बनाना होता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। और न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर बोलता है कि
कॉम्पिटिटिव के दौर में न्यू टेक्नोलॉजी लगा तो लेते हैं हम लोग, लेकिन उसी हिसाब से जो है स्टाफ जो है फैमिलियर नहीं होता है नई टेक्नोलॉजी से, तो वो ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाता है, वो सिस्टम डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है पूरा नहीं हो पाता है। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट टीम की। सिस्टम डेवलपमेंट टीम में ऑर्गेनाइजेशन में वो टीम जो एक्चुअली में सिस्टम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इंक्लूड करते हैं आईएएस ऑडिटर और अकाउंटेंट। स्टीयरिंग कमेटी भी होते हैं, आईएएस ऑडिटर को भी टीम का एक पार्ट माना जाता है और अकाउंटेंट को भी टीम का एक पार्ट माना जाता है। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, अकाउंटेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट वर्क। सिस्टम डेवलपमेंट वर्क में अकाउंटेंट लोगों का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पर बोलता है कि अकाउंटेंट लोग जो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देगा। कॉस्ट किस प्रकार का कॉस्ट बोलता है, यहाँ पर ये वाला कॉस्ट हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जो कॉस्ट बताए गए हैं वो कॉस्ट, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। उसकी तीसरी बात हमें पढ़नी है क्या क्या स्किल जो है एक्सपेक्टेड किए जाते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या क्या स्किल की होती है आपके अकाउंटेंट से। तो यहाँ पर बोलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पहला पॉइंट, तो बोलता है कि यहाँ पर अकाउंटेंट जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और गिवन पीरियड में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का अंदाजा लगाता है। ठीक है, आपके एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर वगैरह सब जो आप कैलकुलेट करते हो वैसे ही है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो आप। ठीक है, एनपीवी। तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट को देखता है, तीन प्रकार के कॉस्ट होते हैं। ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट, यहाँ पर ODI ऑपरेशनल कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट और इंटेंजिबल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रेंट पर लेने का कॉस्ट, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशनल कॉस्ट में आ जाएंगी। डेवलपमेंट कॉस्ट में कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेवलपमेंट करने में जो सैलरी देना पड़ेगा डेवलपर लोगों को, वो सारी चीज़ें आती हैं। और इंटेंजिबल कॉस्ट, इंटेंजिबल कॉस्ट मेजर करना आसान नहीं होता है, कई टेक्निकल स्किल और स्टैंडर्ड का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ पर तीन प्रकार के कॉस्ट हो गए। बेनिफिट टेंजिबल और इंटेंजिबल, दो प्रकार के बेनिफिट यहाँ पर बताए गए हैं, उससे ROI निकाल के देता है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, तो एग्जैक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जानने के लिए न केवल आपको डेवलपमेंट का कॉस्ट कंसिडर करना है बल्कि इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट भी कंसिडर करना है, तब जाके सही से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। उसके बाद स्किल एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से क्या क्या स्किल जो है एक्सपेक्ट किए जाते हैं। पहली बात तो ये है कि उसको सिस्टम डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद बिजनेस का भी नॉलेज होना चाहिए, बिजनेस प्रोसेस का खासकर। उसके बाद जो है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज उसको होना चाहिए। ये सारे स्किल जो हैं उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उम्मीद की जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजीज़ के बारे में। सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजीज़ एक ऐसी मैथोलॉजी होती है जिसका पालन करते हुए आप सिस्टम को सही तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो है डेवलप कर पाओगे। तो ये मैथोलॉजी को अप्लाई करने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब मैथोलॉजी कैसा होना चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए मैथोलॉजी में। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के टीटी का चेंज हो गया पोस्ट। ये मान लो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल का टीटी है, ठीक है, टीटी रेलवे में होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सोच लेते हैं कि डीपीएस स्कूल में जो है यहाँ पर टीटी है, इसका जो है चेंज हो गया पोस्ट। तो डी से क्या हो गया डीपीएस, डीपीएस से क्या हो गया डिवाइड द प्रोजेक्ट। सबसे पहले बोलता है कि जो प्रोजेक्ट होता है सिस्टम डेवलपमेंट का उसको कई प्रोसेस में डिवाइड यानी कि कई बिल्ड में डिवाइड कर देना है। हर प्रोसेस का एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होगा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा सीपीएम पर्ट में। ठीक है, आपने सीपीएम पर्ट में देखा होगा ग्राफ ड्रॉ करते वक्त के स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। हर एक प्रोसेस का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होगा। उसके बाद पी से पीरियोडिक रिपोर्ट होगा ताकि मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोग्रेस को मेजर कर पाए, पीरियोडिक रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद साइन ऑफ या अप्रूवल लेना जरूरी है। हर एक कंट्रोल पॉइंट पर मैनेजर का, ऑडिटर का, ठीक है, इन लोगों का साइन ऑफ देना जरूरी है। उसके बाद टी से क्या हो गया टेस्टेड। तो यहाँ पर इंप्लीमेंट करने से पहले सारे फंक्शन को टेस्टिंग करना काफ़ी जरूरी है। उसके बाद ट्रेनिंग, यूज़र को सिखाना भी जरूरी होना चाहिए, मेथोलॉजी का एक पार्ट होना चाहिए। उसके बाद चेंज, कुछ भी चेंज लाना है अगर मान लो सिस्टम है तो उसका फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए। और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, जो भी सिस्टम डेवलप किया है उसका पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू होना चाहिए। तो डिवाइड द प्रोजेक्ट, पीरियोडिक रिपोर्ट, साइन ऑफ और अप्रूवल, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, फॉर्मल चेंज कंट्रोल, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, ये सब सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं, वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं। इसको ट्रेडिशनल या सिक्वेंशियल अप्रोच भी कहा जाता है। सिस्टम डेवलपमेंट के लिए कई सारे अप्रोचेज होते हैं, जिसमें अप्रोच क्या क्या होते हैं। WIP सड़ा, W से क्या हो गया वाटरफॉल मॉडल, ये वाला मॉडल वाटरफॉल मॉडल है। I से इंक्रीमेंटल मॉडल और P से प्रोटोटाइप मॉडल, WIP हो गया। और SRA सड़ा बोलो तो स्पायरल मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन और एजाइल मैथोलॉजी। ये सारे 6 के 6 नाम आपको ऐवे ही याद हो जाएंगे क्योंकि हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि सिस्टम डेवलपमेंट जो है उसके कई सारे अप्रोचेस होते हैं, उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट के कई सारे फेजेस होते हैं। यानी कि आपको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है सबसे पहले फेज़ 1 में, फिर सिस्टम में जो ज़रूरतें होती हैं उसका एनालिसिस करना है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, उसके सिस्टम डिज़ाइन करने के बाद जो एक्वायर करना है ज़रूरी चीज़ें, फिर सिस्टम डेवलप करना है, उसको टेस्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करने के बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू करना है। तो कई सारे फेजेस आते हैं, हर एक अप्रोच में हर एक फेजेस को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का मकसद ये है कि हम लोग अप्रोच के बारे में जानें। यहाँ पर हमारी चर्चा करने का विषय है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर एक फेज को पूरा निपटा दिया, इसको ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं और सीक्वेंशियल अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि एक फेज को आपने पूरा निपटा दिया फिर आपको दूसरा फेज शुरू करना है। वाटरफॉल जैसे कि पानी की तरह बहता है, ये पानी नीचे तो आता है पर ऊपर नहीं जाता है, यानी कि यहाँ से एक फेज कंप्लीट हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर एक फेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये वाटरफॉल की तरह चलते चला जाता है इसका डिज़ाइन, यानी कि एक फेज पूरा निपटा लिया, उसके बाद दूसरा फेज को आरंभ करना है। हर फेज को सीक्वेंस या लीनियर फैशन में किया जाता है, यानी कि एक एक करके निपटा लिया जाता है, इसीलिए इसको लीनियर अप्रोच या फिर सिक्वेंशियल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोलते हैं। अगला फेज तब तक चालू नहीं करना है जब तक पिछला फेज ओवर ना हो जाए। पिछले फेज और अगले फेज में थोड़ा बहुत लिटिल जो है वो ओवरलैप करता है, अदरवाइज नहीं करता है। उसके बाद ये वाटरफॉल की कैट, यहाँ पर वाटरफॉल में जो आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, सिस्टम टेस्टिंग और लास्ट में सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, ये करके जो है आपका यहाँ पर जो है वाटरफॉल का शाइन बनाया गया है। ये एरो का डिज़ाइन जो है इसी तरह रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वाटरफॉल की तरह जो है फॉल कर रहा है, इसकी वजह से एरो का डिज़ाइन रहेगा सारे फेजेस का। और देखो यहाँ पर फीडबैक तो लिखा हुआ है, लेकिन फीडबैक करके यहाँ पर एरो नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर वापस की ओर नहीं जाते हम लोग, बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। ये बस ख्याल रखना है कि यहाँ पर गलती से किसी भी फेज में एरो मत दे देना बैक साइड के लिए, फीडबैक का वो शाइन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये ड्रॉ करना है तो केवल जो है ये वाला एरो रहेगा इस तरीके से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है डिवाइड करना है सीक्वेंस में, प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है सीक्वेंस में, डिवाइड द प्रोजेक्ट। उसके बाद बोलता है कि एक बार में ही आपको प्लानिंग कर लेनी रहती है, टाइम, डेट, बजट सबका प्लान एक बार में ही कर लेना रहता है। टाइट कंट्रोल, हर एक फेज का डॉक्यूमेंटेशन करके टाइट कंट्रोल होना जरूरी है। स्ट्रेंथ क्या क्या है इसके, तो कम एक्सपीरियंस वाले टीम को भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए इंकरेज करता है। दूसरा बोलता है कि क्वालिटी प्रोजेक्ट, सीक्वेंस में एक एक करके आप काम निपटाओगे तो क्वालिटी वाला काम होगा ये हर एक फेज का। प्रोग्रेस मेजर जो है आसान हो गया, कितना स्टेप अभी तक कंप्लीट हुआ है, इससे आपका प्रोग्रेस मेजर हो जाएगा। उसके बाद कंजर्व रिसोर्सेस में भी जो है प्रोजेक्ट को बनाना इनेबल करता है यहाँ पर। लेकिन जो वीकनेस क्या क्या होते हैं, इनफ्लेक्सिबल, स्लो और कॉस्टली होता है प्रोजेक्ट बनाना, कोई भी बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए पीछे जाकर हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। इटरेशन इसमें ज़्यादा नहीं होता है, तो इसेंशियल केस में भी हम लोग इटरेशन नहीं कर पाते हैं। वन टाइम प्लान, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर सारे रिक्वायरमेंट का आपको पता चल जाए, जैसा कि हम लोगों ने देखा वहाँ पर वन टाइम प्लान, तो ये वीकनेस भी हो गया कि वन टाइम प्लान जो होता है हर वक्त ऐसा नहीं होता कि एक बार में यहाँ प्लान बना पाए, बाद में प्रॉब्लम का पता चलता है। उसके बाद फिर बोलता है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के केस में डिज़ाइन को एडजस्ट करना जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के केस में, नो रूम फॉर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि सिस्टम पूरा बन जाए तब तक टेस्टिंग के लिए वेट करना पड़ता है, वेट टिल टेस्टिंग फेज तक का वेट करना पड़ता है जब तक सिस्टम ना बन जाए। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्स टू चेंज, यहाँ पर बोलता है कि लाइफ साइकिल के बाद चेंज करना जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है और काफ़ी कठिन होता है, मतलब लगभग ना के बराबर होता है। उसके बाद एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना यहाँ पर पड़ता है, इसकी वजह से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो होता है स्पेसिफिकेशन पढ़कर जो होता है यूज़र को ऑपरेट करना पड़ता है, जो कि डिफ़िकल्टीज़ होती है यूज़र को ऑपरेट करने में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि गैप बिटवीन यूज़र एंड डेवलपर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो होता है वो क्लियर विजन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर डेवलपर और इसके बीच में गैप रह जाता है, यूज़र के बीच में और डेवलपर के बीच में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कारण बनती है। प्लीज़ आप बैक करके सुन लो और एक बार रीड कर लो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है, पूरे या पार्ट ऑफ सिस्टम का फुल या फिर पार्ट ऑफ सिस्टम का हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल या पायलट वर्जन बनाते हैं। स्मॉल और पायलट वर्जन क्विकली बनाया जाता है, कम खर्चे करके बनाया जाता है और ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी के साथ बनाया जाता है। फिर यूज़र को उस पायलट वर्जन को दिखाते हैं
हैं और उससे अच्छी बुरी बातें प्लस एडिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसका लाइक डिसलाइक सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं और वापस एक नया प्रोटोटाइप नंबर 2 डेवलप करते हैं। ये सिलसिला तब तक चलते रहता है प्रोटोटाइप बनाने का जब तक यूज़र जो है वो फाइनल एक्सेप्टेंस ना दे दे। फाइनल एक्सेप्टेंस मिलते के साथ सिस्टम को इमीडिएट डेवलप करने के लिए डिलीवर कर दिया जाता है डेवलपर के पास। जैसे ही फाइनल एक्सेप्टेशन जो होता है, फाइनल जो होता है एक्सेप्टेंस मिल जाए, यानी कि साइन ऑफ मिल जाए यूज़र का, तो यहाँ पर 4 स्टेप या 4 फेज में काम होता है। आइडेंटिफाई करना है इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट को, आइडेंटिफाई करना है पूरे रिक्वायरमेंट को, मतलब आपको जानने की ज़रूरत नहीं होती है वन टाइम यहाँ पर यूज़र से थोड़ा बहुत आइडिया ले लो कि आपको एग्जैक्टली चीज़ क्या चाहिए और उसके हिसाब से प्रोटोटाइप बनाओ, ठीक है। तो डेवलप इनिशियल प्रोटोटाइप, उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी को फोकस करते हुए इनिशियल प्रोटोटाइप आपको बनाना है। उसके बाद फिर बोलना है कि यहाँ पर टेस्ट एंड रिवाइज, फर्स्ट प्रोटोटाइप का डिमॉन्स्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद जो बोलता है कि यूज़र का रिकमेंडेशन और उसका फीडबैक लेकर एडिशनल रिक्वायरमेंट और सजेशंस को डॉक्यूमेंट करना है, यानी कि नोट डाउन करना है। उसके बाद क्या करना है, टेस्ट और उसके बाद रिवाइज करना है प्रोटोटाइप को, वापस दोबारा प्रोटोटाइप बनाना है और फिर से डिमॉन्स्ट्रेट करना है जब तक कि वो साइन ऑफ ना दे दे। तो लास्ट वाला फेज होता है फाइनल प्रोटोटाइप को एक्सेप्ट किया गया है, लास्ट में साइन ऑफ देके वैसे ही सिस्टम डेवलपर को डेवलप करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड करते हैं और वह सिस्टम डेवलप करके डिलीवर कर देगा। प्रोटोटाइप में क्या होता है, हम लोगों ने यही देखा कि प्रोटोटाइप तब तक बनाओ, ठीक है, पायलट वर्जन तब तक बनाओ जब तक यूज़र को पसंद ना आ जाए। इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, यूज़र पार्टिसिपेशन लगातार बना रहता है। दूसरा क्या होता है कि जहाँ पर जो प्रोजेक्ट काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है, यूज़र खुद ही कंफ्यूज होता है, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। फिर बोलता है कि अर्लियर इटरेशन, यानी कि पिछले प्रोटोटाइप का इस्तेमाल जो होता है अगले प्रोटोटाइप में किया जाता है अच्छाइयों के लिए, उसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल किया जाता है पिछले इटरेशन का। उसके बाद फिर बोलता है कि डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट के लिए जो होता है ये बहुत आसान होता है, डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट के को ये बहुत आसान बना के रख देता है। उसके बाद फिर बोलता है कि जनरल स्पेसिफिकेशन, आपको प्रोडक्शन करने के लिए जनरल स्पेसिफिकेशन से ही आप काम चालू कर सकते हो। इनकरेज इनोवेशंस, यहाँ पर नए नए आइडियाज़ जो हैं उसको इनकरेज किया जाता है फ्लेक्सिबल डिज़ाइन के चक्कर में। उसके बाद बोलता है क्विक इम्प्लीमेंटेशन, इनकम्प्लीट चलेगा लेकिन फंक्शनल हो तो तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया जाता है उस सिस्टम को। बेटर डिफिनेशन, तो यहाँ पर बोलता है एग्जैक्ट नीड का जो है वो बार बार पूछने के कारण एग्जैक्ट नीड का बेटर डिफिनेशन हो पाता है। उसके बाद टाइमिंग, कम टाइम में अच्छा प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है। उसके बाद हर बार जब प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए जाते हैं तो एरर रिड्यूस होता है। उसके बाद फिर बोलता है कि इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर बोलता है कि सस्ता और आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि बाकी के कंपैरिजन में इंप्लीमेंटेशन करना सस्ता और आसान होता है क्योंकि काफ़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी को गौर किया जाता है यहाँ पर। वीकनेस क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस जो होता है स्ट्रिक्ट नहीं होता है। हो सकता है कितने सारे प्रोटोटाइप बनाने के बाद यूज़र बोले नहीं आपसे अब नहीं बनवाना है, तो अप्रूवल प्रोसेस जो होता है स्ट्रिक्ट नहीं होता है। इनएफिशिएंट प्रोटोटाइप, तो यहाँ पर बोलता है कि पूरा जाने बिना अगर आप डेवलपमेंट चालू कर दोगे तो इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट प्रोटोटाइप आपका बनेगा। रिक्वायरमेंट चेंज, फ्रीक्वेंटली जो होता है यूज़र का मूड बदलते रहता है तो उसके चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं लोग। डिफिकल्ट टू डॉक्यूमेंट, नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट को पहचान कर डॉक्यूमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसके बाद रिड्यूस फ्यूचर पोटेंशियल, क्विक एंड इनफ्लेक्सिबल प्रोटोटाइप के चक्कर में फ्यूचर की जो है पोटेंशियल को इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद नॉट सफिशिएंट चेक एंड बैलेंस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की कमी के कारण जो होता है सफिशिएंट चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया जा पाता है। उसके बाद टाइम डिविएशन, यूज़र और डेवलपर दोनों को टाइम जो होता है वो डिवोट करने को रेडी नहीं होता, दोनों इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकता है। इनएडिक्वेट टेस्टिंग, तो बोलता है प्रोटोटाइप के चक्कर में अलग अलग टेस्टिंग जो होता है वो कोई नहीं करना चाहता है, बार बार जो है इनएडिक्वेट टेस्टिंग हो जाता है, इसलिए मतलब हर बार टेस्टिंग का मेथड अप्लाई ना करके ऊपर ही ऊपर निकल लेता है। उसके बाद बिहेवियरल प्रॉब्लम, डेवलपर एंड यूज़र जो सिस्टम को डेवलप करता है और खासकर सिस्टम की जो सिस्टम कैसा बिहेव करेगा उसका कुछ पता ही नहीं होता, था पता नहीं होता, बिहेवियरल प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, प्रोडक्ट को पहले कई कंपोनेंट में बांटा जाता है। प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट होता है उसको कई कंपोनेंट में बांटा जाता है जिसको बिल्ड भी कहा जाता है या फिर इंक्रीमेंट भी कहा जा सकता है। जैसे कि मान लो कि ये बिल्ड है, हर एक बिल्ड जो होता है वो ये एक बिल्ड है, फिर ये एक बिल्ड है, ये एक बिल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि हर एक बिल्ड जो होता है वो फंक्शनल बनाया जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करके। यहाँ पर ट्रेडिशनल यानी कि वाटरफॉल अप्रोच करके ये बिल्ड बना है, ये बिल्ड भी वाटरफॉल बन के बना है और ये बिल्ड भी वाटरफॉल बन के बना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर इंटीग्रेट करते चले गए हम लोग को, उसके बाद इंटीग्रेट करते करते यहाँ पर आने के बाद ये पूरा ओवरऑल सिस्टम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि प्रोडक्ट को पहले कई कंपोनेंट में बांटा जाता है जिसको बिल्ड कहा जाता है या इंक्रीमेंट कहा जाता है। बिल्ड डेवलप किया जाता है और उसको फंक्शनल बनाया जाता है, ठीक है। और फंक्शनल जैसे ही बन गया बिल्ड डेवलप करने के बाद, उस बिल्ड को हम लोग
लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं ताकि बेसिक टास्क आप जो है इमीडिएट स्टार्ट कर सको। जब बिल्ड को इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो वो एक सिस्टम बन जाता है। ये बिल्ड जो होते हैं, बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3 करते करते सारे बिल्ड को डिलीवर कर दिए जाते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट के साइट पर सारे जो है बिल्ड को जब आपस में आप जोड़ देते हो यानी कि इंटीग्रेट कर देते हो तो वो सिस्टम बन जाता है। तो बड़े प्रोजेक्ट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के बड़े आसानी से कर पाते हो। ठीक है, ये बोलता है कि फ्यू फीचर्स इसके, तो बोलता है कि मिनी वाटरफॉल, हर बिल्ड जो होता है एक मिनी वाटरफॉल की तरह होता है जो कि सीक्वेंस में डेवलप होता है। सीरीज ऑफ वाटरफॉल इसीलिए बन जाता है। तो ये वाटरफॉल, ये वाटरफॉल, ये वाटरफॉल, तो कई सारे सीरीज बन गए वाटरफॉल के। फिर बोलता है कि यहाँ पर ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स, हर इंक्रीमेंट का ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो है वो डिफाइन किया जाता है। हर जो होता है इंक्रीमेंट बनाने से पहले पूरे सिस्टम के रिक्वायरमेंट को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद फिर बोलता है कि इटरेटिव वाटरफॉल, वर्किंग सिस्टम तैयार होने तक वाटरफॉल को एनालिसिस और डिजाइन किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पर बोलता है वर्किंग सिस्टम जब तक आपका तैयार नहीं हो जाए तब तक वाटरफॉल को एनालिसिस और डिजाइन किया जाता है, हर एक वाटरफॉल को। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ इसकी बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर इंक्रीमेंट में आप याद रखना है कि वाटरफॉल जो होता है उस पर बेस्ड होता है। स्ट्रेंथ इसका क्या होता है, नॉलेज ऑफ अर्लियर इटरेशन। जाहिर सी बात है कि इतने सारे वाटरफॉल बनाएंगे तो अर्लियर इटरेशन का नॉलेज को यूज करेंगे ही। उसके बाद फिर बोलता है कि मॉडरेट कंट्रोल, रिटन डॉक्यूमेंट और फॉर्मल रिव्यू के कारण जो है मॉडरेट कंट्रोल होता है। स्टेटस, इंक्रीमेंट के जो है इंक्रीमेंट जैसे जैसे चला जाता है तो आपको स्टेटस का पता चलता चला जाता है कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। उसके बाद बोलता है कि इनकॉर्पोरेट चेंज, स्कोप या रिक्वायरमेंट के कारण कोई चेंज आया तो इनकॉर्पोरेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि हर बिल्ड में जो है अलग अलग आप बनाते हो तो आप जो है अगले बार में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। उसके बाद बोलता है कि मिटिगेट रिस्क ऑफ अर्लियर इंक्रीमेंट, पहले वाले इंक्रीमेंट के नॉलेज से आप जो है रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो। क्विक डिलीवरी कर सकते हो, प्रोडक्शन करके जो होता है फंक्शनल बनाते के साथ एक हर एक बिल्ड को क्विक डिलीवरी कर सकते हो। आइसोलेशन वर्किंग ऑफ द बिल्ड भी टेस्ट हो जाता है, अकेला में भी जो है आप यूज करके देखते हो, यहाँ पे डिलीवर करते चले जाते हो तो वो चला के देखता है तो आइसोलेशन जो है वर्किंग भी टेस्ट हो जाता है। वीकनेस इसका क्या होता है, लैक ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन, सारे बिल्ड जो होते हैं इंटीग्रेट करने के बाद ही ओवरऑल बेसिस पे सिस्टम टेस्ट किया जा सकेगा, इसीलिए लैक ऑफ ओवरऑल कंसिडरेशन। उसके बाद बोलता है कि बिल्ड फेज जो होता है वो ओवरलैप नहीं होता है, मतलब हर फेज जो होता है रिजिट होता है। तो वाटरफॉल का प्रॉब्लम जो होता है यहाँ पर जो है हर बिल्ड में ओवरलैप जो होता है नहीं होता है, इसकी वजह से समस्या आ जाती है। अगर बिल्ड में कोई प्रॉब्लम आए तो उसको टेस्टिंग तक जो है पता ही नहीं चल पाता है, और टेस्टिंग तक पता चल भी गया तो बाद में जो है पीछे से आकर ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वाटरफॉल का वही प्रॉब्लम। उसके बाद बोलता है कि प्रॉब्लम नॉट नोन, तो यहाँ पर बोलता है कि वन टाइम वन प्लेस पर जो होता है ओवरऑल कंसिडरेशन ना होने के कारण प्रॉब्लम का समझ नहीं आता है। अर्लियर कंप्लीट, कुछ मॉड्यूल होते हैं जरूरत से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं, मान लो इस मॉड्यूल का जरूरत नहीं है और अभी कंप्लीट हो गया तो जब तक ये ऊपर और नीचे वाला कंप्लीट नहीं होता तब तक वेट करो। ठीक है, तो कुछ मॉड्यूल जो होते हैं अर्लियर कंप्लीट हो जाते हैं, उस वक्त जो होता है मैनेजमेंट को हम लोग अपना सक्सेस डिमोस्ट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो अर्लियर सक्सेस डिमोस्ट्रेशन मैनेजर को डेवलपर जो होते हैं वो अपना अचीवमेंट बता नहीं पाएगा अगर वो पहले भी काम कर दिया तो, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है अभी। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। ये इंक्रीमेंट की तरह होता है पर लगातार इटरेशन मेथड जो होता है वो डिज़ाइन इटरेशन मेथड से डिजाइन और प्रोटोटाइप किया जाता है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंटल की तरह ही होता है, सेम टू सेम। यहाँ पर भी इंक्रीमेंट बनाते हैं, बिल्ड बनाते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन बार बार जो होता है हर एक इंक्रीमेंट में प्रोटोटाइप का मॉडल का फोकस किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है प्रोटोटाइप का मॉडल हर एक इंक्रीमेंट के लिए फोकस किया जाता है, मतलब हर इंक्रीमेंट बना बना के आप दिखाते चलो, उसके बाद जो है आगे बढ़ते चलो। यहाँ पर रिस्क एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूस इटरेशन होते रहता है, रिस्क एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। गेम डेवलपमेंट और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मान लो गेम डेवलपमेंट के लिए आप करने के लिए जा रहे हो तो देखो, जब आप गेम डेवलप करते रहते हो तो याद रखना है स्पाइरल मॉडल में गेम डेवलपमेंट और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट में काफ़ी यूजफुल होता है। मान लो कि आप गेम बना रहे हो तो अचानक से उसमें आप रोड बना रहे थे पहले, फिर उस पर जो है बहुत सारी बाइक्स बनाई आपने, फिर जब बाइक पहला चक्कर लगाया तो आपको ख्याल है कि नहीं दोनों तरफ बिल्डिंग भी होनी चाहिए, कहीं कहीं जंगल भी होना चाहिए, फिर रोड पे लाइट्स भी होनी चाहिए, रोड्स पे और भी गाड़ियाँ चलनी चाहिए, रोड्स पे इंसान भी घूमने चाहिए। तो हर बार क्या होता है कि आप घूम घूम कर आ रहे हो, तो इस तरह एक स्पाइरल का ये फॉर्म ले लेता है। तो हर एक कंटिन्यूस इटरेशन होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग पर फोकस किया जाता है, रिस्क एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस होता है। गेम डेवलपमेंट और ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट में ये यूज़ किया जाता है। हर एक फेज के लिए टॉप डाउन और बॉटम अप कंसेप्ट दोनों पर बराबर फॉलो करते हैं। जितने भी फेज होते हैं, फेज 1 से लेके 8 तक और 8 से लेके 1 तक, सारे फेजेस तक जो होता है उस पर फोकस किया जाता है। टॉप डाउन एंड बॉटम अप से फेज को जो है फोकस किया जाता है।
इसके फीचर्स हम लोग देखते हैं। डिटेल रिक्वायरमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताना होता है यहाँ पर। फिर बोलता है कि वेरियस अल्टरनेटिव्स, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में ही जो होता है डिज़ाइन करते वक्त बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसमें से जो है बेस्ट डिज़ाइन को कंसिडर किया जाता है। जैसा कि गेम के डिज़ाइन करते वक्त आपको पता है कि बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, उसमें से बेस्ट को कंसिडर किया जाता है। प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइपिंग बोलता है रिस्क जहाँ भी अनसर्टेन लगता है उस इंक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइपिंग का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइपिंग अप्रोच को यूज़ करते हैं। फिर बोलता है कि 4 फोल्ड प्रोसीजर इसमें होता है। मतलब 4 फोल्ड प्रोसीजर क्या होता है, पहले बोलता है कि पहले प्रोटोटाइप के स्ट्रेंथ और वीकनेस को इवैल्यूएट किया जाता है और उसके रिस्क को। उसके बाद सेकंड प्रोटोटाइप में हम लोग यहाँ पर 3 पॉइंट आता है। सेकंड प्रोटोटाइप का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या नीड है कि नहीं, उसको डिफाइन किया जाता है। फिर सेकंड प्रोटोटाइप को प्लान और डिजाइन किया जाता है और सेकंड प्रोटोटाइप के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करके फिर टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से फोल्ड प्रोसीजर इसमें होता है प्रोटोटाइपिंग का। तो डिटेल रिक्वायरमेंट, वेरियस अल्टरनेटिव्स, प्रोटोटाइपिंग, 4 फोल्ड प्रोसीजर्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग, ये 4 पॉइंट में फीचर्स बताए गए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, सबसे पहले मैंने बोला था स्पाइरल मॉडल में जो होता है रिस्क को अवॉइड करने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो रिस्क अवॉइडेंस को बढ़ाता है। ऑप्टिमल यूज, हर इटरेशन का मैक्सिमम जो होता है यूज़ करने का, हर इटरेशन में जो होता है मैक्सिमम हम लोग जो है रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर स्पाइरल मॉडल जो वाटरफॉल मॉडल जो होता है वो कंजर्व रिसोर्सेज के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक फेज में हम लोग ऑप्टिमल यूज़ करते हैं रिसोर्सेज का। यहाँ पर भी जो होता है क्योंकि हर एक बिल्ड में हम लोग प्रोटोटाइपिंग अपनाते हैं, इसी वजह से हर एक इटरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ WIP अप्रोच होता है, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल और प्रोटोटाइपिंग का जो ये होता है कॉम्बिनेशन होता है, WIP अप्रोच का कॉम्बिनेशन होता है। स्पाइरल मॉडल जो होता है, याद रहे एक पॉइंट, ये कंबाइन करता है WIP अप्रोच का, वाटरफॉल, इंक्रीमेंटल और प्रोटोटाइपिंग अप्रोच को। ठीक है, वीकनेस क्या होता है, एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ मेथोलॉजी का पता ही नहीं चलता है कि एग्जैक्टली कौन सा मेथोलॉजी फिलहाल हम यूज कर रहे हैं। हाईली कस्टमाइज हो जाता है सिस्टम, को ज़्यादा ही कस्टमाइज हो जाने के कारण भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद बोलता है कि फ्यूचर में हम लोग जो है उस सिस्टम को उपयोग नहीं कर पाते हैं दूसरे काम के लिए। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर स्किल्ड मैनेजर केवल चाहिए, स्किल्ड मैनेजर मिलता मुश्किल होता है, काफ़ी महंगा होता है। उसके बाद बोलता है कि एक साइकिल से दूसरे साइकिल पर कब मूव करना है इसका कुछ पता ही नहीं होता है, मतलब इस पर प्रॉपर चेक्स एंड कंट्रोल ही नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर बजट फिक्स नहीं होता है। गेम डेवलपमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि बजट जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, पता ही नहीं होता कितना खर्चा एग्जैक्टली आने वाला है। उसके बाद हम लोग रैपिड एप्लीकेशन मॉडल की बात करते हैं। तो सबसे पहले छोटा भीम आया। छोटा भीम के लिए बहुत सारे कैरेक्टर, सॉन्ग, ये सब जो होते हैं ये सब डिसाइड करने पड़े होंगे। छोटा भीम बनाने के लिए काफ़ी टीम को अरेंज करना पड़ा होगा और काफ़ी टाइम लगा। लेकिन जब कृष्णा बनाने के लिए जब गए, यही कार्टून वाले, यही सारे कुछ हैं, ठीक है, मैक्सिमम कैरेक्टर भी सेम है, सॉन्ग्स भी सेम है, म्यूजिक भी सेम है। जब कृष्णा बनाने के लिए गए तो उसको रैपिडली डेवलप कर लिए होंगे, क्योंकि बने बनाए यहाँ पर जितने भी टूल्स होंगे, जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसका यूज़ कर पाएंगे। यानी कि रैपिडली बने बनाए टूल्स का इस्तेमाल करके रैपिडली सिस्टम को डेवलप करके डिलीवर कर देना, यही रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल का कंसेप्ट होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ज़्यादा प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में नहीं पड़कर रैपिडली प्रोटोटाइप को जो है वो बना लिया जाता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में रैपिडली प्रोटोटाइप को बना लिया जाता है। ठीक है, प्रोटोटाइप को बनाकर जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है और उसके बाद डेवलप किया जाता है। मतलब एग्जिस्टिंग टूल को जो है आप यूज़ करते हो, ठीक है, अवेलेबल टूल्स को यूज़ करते हो, या तो बना बनाया टूल मार्केट से खरीद लेते हो, या फिर पिछले प्रोजेक्ट में जो टूल जो बनाया था उसका यूज़ करते हो। ठीक है, और बाद में जो होता है उसको मॉडिफाई करना मकसद होता है, इसीलिए उसको हाईली फ्लेक्सिबल जो है वो रखा जाता है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते वक्त फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है। उसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं, लेस कॉस्ट में हाई क्वालिटी का जो है प्रोजेक्ट बन जाता है, लेस कॉस्ट में हाई क्वालिटी का प्रोजेक्ट बन जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है, प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटकर रिस्क को कम करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद यूजर इन्वॉल्वमेंट, हर एक स्टेज पर यूजर जो है लगातार इन्वॉल्वमेंट अपना बनाए रखता है। एडवांस क्वालिटी का टूल इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूवन टूल का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, इसकी वजह से। उसके बाद बोलता है फोकस बिजनेस नीड, यहाँ पर बिजनेस नीड पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, टेक्नोलॉजी पर कम फोकस किया जाता है, यानी कि ये भी ज़्यादा कस्टमाइज होगा। उसके बाद फिर वो यहाँ पर बोलता है कि बजट एंड शेड्यूल कंट्रोल, हर एक फेज के लिए जो होता है टाइम बॉक्स डिसाइड करके बजट एंड टाइम शेड्यूल बनाया जाता है। रैड में जैड का इस्तेमाल होता है, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वर्कशॉप या फिर ऑनलाइन मीटिंग से यूजर के साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है। मतलब कि आपके घर में मान लो शादी हुई है और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसका मिक्सिंग आप बैठ के जो है उसके साथ करते हो, स्टूडियो वाले के साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, जॉइंट एप्लीकेशन करके आप डेवलपमेंट कर रहे हो, या पर यूजर और डेवलपर दोनों साथ में मिलकर काम करने लगे, तो जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये रैड में जैड इन्वॉल्व होता है, बस आपको ये पॉइंट याद रखना है फीचर्स में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फीचर्स के आगे हम लोग बात करते हैं एक्टिव यूजर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, ये पॉइंट तो आप जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर
प्रोडक्शन, जहाँ पर ज़रूरत होती है या रिस्क ज़्यादा होता है वहीं पर प्रोटोटाइप बनाते हैं, बाकी जगह पर डायरेक्ट डेवलप करते हैं। प्रोटोटाइप के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं, डायरेक्ट डेवलप कर दो क्योंकि फास्ट करना है बस। डॉक्यूमेंटेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है क्योंकि आप जो होते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता डॉक्यूमेंट पर, टाइम नहीं उतना। फ्रेमवर्क एनालिसिस और डिज़ाइन करते वक्त जो होता है इसमें स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो होता है वो तैयार किया जाता है। टूल्स के लिए फ्रेमवर्क डिसाइडेड होता है और एनालिसिस और डिज़ाइन करते वक्त ही फ्रेमवर्क का कंसेप्ट अप्लाई किया जाता है। स्ट्रेंथ क्या होता है? इमीडिएट ऑपरेशनल वर्जन, हर तरह के अप्रोच का जहाँ पर क्या बोलता है, हर तरह के जितने भी अप्रोच होते हैं डेवलपमेंट के उससे पहले ही ऑपरेशनल वर्जन तैयार करके दे देता है, कम खर्चे वाला जो है मॉडल डेवलप करके देता है। उसके बाद बोलता है क्विक रिव्यू, इनफॉर्मल रिव्यू प्रोसीजर के कारण जो होता है, यानी कि ऑडिटर अपॉइंट करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, हल्का हल्का ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ ठीक है चलेगा, ठीक है। तो क्विक रिव्यू यहाँ पर अलाउ करते हैं। इनकरेज फीडबैक, यहाँ पर जो होता है यूजर के फीडबैक को हमेशा इनकरेज करते हैं। उसके बाद बोलता है कि अदर अप्रोच के कंपैरिजन में यूजर का ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और डेवलपर का ज़्यादा कमिटमेंट इन्वॉल्व होता है। उसके एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है और टाइट इंटीग्रेशन होता है। यूजर के रिक्वायरमेंट और सिस्टम स्पेसिफिकेशन दोनों को, सिस्टम स्पेसिफिकेशन केवल रिक्वायरमेंट के आधार पर किया जाता है, यानी कि टाइट इंटीग्रेशन होता है। वीकनेस क्या होती है? सस्ते और स्पीड के चक्कर में क्वालिटी खराब हो जाती है प्रोजेक्ट की, जरूरत से ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट पर जाके प्रोजेक्ट इंड होता है, कुछ ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट डाल दिया तो उतनी एक्चुअली में जरूरत नहीं है, ठीक है, उतना सारे फीचर्स बेकार का आ जाता है, ठीक है। उसके हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ खराब हो जाता है ज़्यादा फीचर्स डालने के चक्कर में, फ्यूचर जो है उसमें पोटेंशियल खराब हो जाता है, फ्यूचर पोटेंशियल। उसके बाद इनकन्सिस्टेंट डिज़ाइन, अगर ओवरऑल सिस्टम को देखो तो यहाँ पर डिज़ाइन जो होता है इनकन्सिस्टेंट हो जाता है ओवरऑल बेसिस पे। स्टैंडर्ड वायोलेशन, कई बार क्या होता है जल्दीबाजी के चक्कर में स्टैंडर्ड को वायलेट कर देते हैं, कंपनी अपनी क्वालिटी खराब कर देती है इस चक्कर में। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की कमी रह जाती है क्योंकि फॉर्मल रिव्यू और ऑडिट वगैरह सब तो ढंग से होता नहीं है और प्रशासन इन्वॉल्व ज़्यादा होते नहीं है। फॉर्मल रिव्यू डिफिकल्ट हो जाता है, ऑडिटिंग करना चाहे तो फिर उसको ऑडिटर को ही समझ में नहीं आता कि भाई करना क्या एग्जैक्टली। उसके बाद बोलता है कि शिफ्टिंग टेंडेंसी, यहाँ पर एक टेंडेंसी हो जाती है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में सब आसान आसान काम निपटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि शिफ्टिंग की टेंडेंसी हो जाती है कि डिफिकल्ट काम को शिफ्ट कर दो। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर कुछ मॉड्यूल जल्दी कंप्लीट हो गया तो उसका इंटरफेस डिस्क्राइब नहीं हो पाता है, मॉड्यूल अर्लियर कंप्लीट हो गया तो उसका जो है इंटरफेस डिस्क्राइब नहीं हो पाता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एजाइल मेथोलॉजी के बारे में। देखो ये एजाइल मेथोलॉजी में मतलब एक साथ मिक्सचर होकर कितने सारे काम कर रहा है, तो ये सेट ऑफ वेरियस मेथोलॉजीज होता है, यहाँ नहीं है कि ये सारे मेथोलॉजीज का मिक्सचर होता है, सेट ऑफ वेरियस मेथोलॉजीज होता है, ठीक है। इसमें एक सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम बनाया जाता है, ये याद रहे ये पॉइंट, एक सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम, ठीक है। तो कई मेथोलॉजी मिलाकर एक सेट तैयार कर लिया जाता है, मतलब मिक्सचर तैयार कर लिया जाता है। मेथोलॉजी के सेट में रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशन का कोलैबोरेशन कराने के लिए एक सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम बनाया जाता है। ये टीम क्या करता है? इंक्रीमेंटल और इटरेटिव अप्रोच से सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। इसके 12 फीचर्स क्या क्या है? पहला फीचर्स है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जल्दी प्रोडक्ट डेवलप और डिलीवर होने के कारण कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। उसके बाद बोलता है कि वेलकम चेंज, देर से बताने पर भी किसी भी चेंज के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पर। फ्रीक्वेंट डिलीवरी, तो यहाँ पर बोलता है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर जो होता है, ऑपरेशनल वर्जन जो होता है उसकी फ्रीक्वेंट डिलीवरी हो जाती है, मतलब वीक में ही, ना कि मंथ लगाता है। उसके बाद बोलता है कि प्रोग्रेस मेजर, वर्किंग सॉफ्टवेयर से ही प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है। कांस्टेंट डेवलपमेंट की कंसिस्टेंसी जो है लगातार बनी रहती है। क्लोज कोऑपरेशन बना रहता है डेवलपर और यूजर का। फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रमोट किया जाता है यूजर और डेवलपर के बीच में। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर मोटिवेटेड इंडिविजुअल और ट्रस्टेड लोग और स्किल्ड पर्सन का ही टीम बनता है, ये सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। उसके बाद बोलता है कि कंटिन्यूस अटेंशन, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पर जो है अटेंशन किया जाता है, ना केवल बिजनेस को फोकस किया जाता है बल्कि टेक्नोलॉजी पर भी अटेंशन दिया जाता है। उसके बाद बोलता है कि यहाँ पर बोलता है कि सिंपल एंड इजी मेथोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है। जो भी मेथोलॉजी आप अडॉप्ट करोगे, मिक्सचर बनाओगे, इसमें सिंपल एंड इजी मेथोलॉजी को ही लो। सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम होता है, ये भी एक फीचर्स में आ गया। सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम होता है, खुद का मैनेजमेंट रखने के लिए सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम होता है। उसके बाद बोलता है कि रेगुलर एडॉप्शन, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लगातार जो है अडॉप्ट किया जाता है। उसके स्ट्रेंथ इसके क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर बोलता है कि एडेप्टिव टीम, जो बदलते वातावरण के साथ जो होता है वो रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर सके और कंसिडर कर सके, यानी कि जो है बदलते वातावरण के हिसाब जो है अपनी चीज़ों को अडॉप्ट कर सके वो बदलते वातावरण को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम एंड इफर्ट्स। यहाँ पर बोलता है कि एक्स्ट्रा टाइम एंड इफर्ट्स नहीं लगता है, टीम में सब अपने आप में अपने अपने काम में माहिर होते हैं, क्योंकि स्किल्ड पर्सन का सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम बनाया जाता है, स्किल्ड और मोटिवेटेड पर्सन का। उसके बाद फेस टू फेस कम्युनिकेशन को इंकरेज किया जाता है, ये स्ट्रेंथ में भी बताया गया है और यहाँ पर भी बताया गया था, हम लोगों ने फीचर्स में भी देखे थे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को इंकरेज किया जाता है। उसके बाद बोलता है कि डॉक्यूमेंट डिजाइन ज़्यादा वर्बल कम्युनिकेशन के कारण, यहाँ पर क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ये भी एक स्ट्रेंथ में आ जाता है, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन का आप लोग जो क्या करते हो, सब फटाफट डॉक्यूमेंटेशन करते चले जाते हो। तो यहाँ पर बोलता है कि डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिस्प
एंड पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन को। उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि इन रिजल्ट हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर जो होता है कम वक्त में तैयार हो जाता है। तो ये स्ट्रेंथ है कि हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर इन रिजल्ट जो होता है हाई क्वालिटी वाला जो है कम वक्त में तैयार हो जाता है। वीकनेस हम लोग देखते हैं इफर्ट रिक्वायर्ड कितना, यानी कि टोटल इफर्ट कितना लगेगा सिस्टम को बनाने में, उसका पता नहीं चल पाता है, ताकि सबका कमिटमेंट उसी हिसाब से ले सकें हम। डॉक्यूमेंट एंड डिज़ाइन की कमी रह जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि आप फ़ोन पर ज़्यादा चीज़ों का समझने की कोशिश करते हो तो डॉक्यूमेंट एंड डिज़ाइन की कमी रह जाती है। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी, प्रोजेक्ट महंगा रहता है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इसकी वजह से अगर प्रोजेक्ट खराब हो गया तो कंपनी की जो है यहाँ पर बोलता है कि बिजनेस कंटिन्यूटी भी हार्म हो सकती है। उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, कन्फ्यूज, भूल जाना, या फिर बोलता है कि आप कमिटमेंट का सबूत ना हो, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, मतलब फ़ोन पर ही ऑर्डर लेते चले जाते हैं। मोर रीवर्क, लॉन्ग टर्म प्लान नहीं होता इसमें, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर पाते, इसलिए बार बार रिवर्क करना पड़ जाता है। उसके बाद बोलता है कि ऑफ ट्रैक प्रोजेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट का डायरेक्शन ही गलत चला जाता है तो वापस आना पड़ता है फिर से। आउटसाइड इंटीग्रेशन, यहाँ पर आउटसाइड इंटीग्रेशन पर जो होता है ठीक से अटेंशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। आउटसाइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल फैक्टर को कंसिडर करते हुए हम लोग आउटसाइड इंटीग्रेशन पर फोकस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिस्टम विच डेवलप थ्रू सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी, तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस होते हैं। जो हम लोगों ने अभी अभी WIPSRA मेथोलॉजी देखी है हम लोगों ने इतनी सारे सिस्टम को डेवलप करने के लिए, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस होते हैं। तो पहला एडवांटेजेस क्या बोलता है कि प्लानिंग एंड कंट्रोल जो होता है अच्छा कर पाता है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल जो होता है एडवांटेज होता है कि सिस्टम डेवलपमेंट का प्लान करना और कंट्रोल करना बेहतरीन हो पाता है। उसके बाद जो बोलता है कि प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड का पालन हो जाता है, क्वालिटी मतलब सही बनी रहने के कारण सिस्टम डेवलपमेंट में प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड का पालन हो जाता है। उसके तीसरा बोलता है डॉक्यूमेंटेशन का कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल जो है प्रॉपर रहता है, डॉक्यूमेंटेशन सारे फेजेस के अलग अलग बांटने के कारण, सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी से चलने के कारण। उसके बाद में बोलता है कि रिव्यू एंड साइन ऑफ करना जो होता है हर एक फेज पर जो होता है माइलस्टोन का काम करता है। तो ये फायदा हो जाता है, रिव्यू एंड साइन ऑफ लेना जो होता है यानी कि अप्रूवल लेना होता है हर एक फेज पे करना पड़ता है, तो ये जो है माइलस्टोन का काम कर जाता है तो बेहतर हमारा होगा। प्लानिंग एंड कंट्रोल बेहतर होता है, स्टैंडर्ड फॉलो होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है और रिव्यू एंड साइन ऑफ का प्रोसीजर होने के कारण हमें फायदा हो जाता है। उसके बाद IAS ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या स्टैंडर्ड होंगे, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ फायदे होंगे, ठीक है। अगर आप मेथोलॉजी से सिस्टम डेवलप करते हो तो हर एक फेज की क्लियर समझ होती है जो है ऑडिटर को, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है अगर हर एक फेज की, तो ठीक से ऑडिट कर पाता है। उसके बाद जो होता है कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो कर पाता है बेहतरीन तरीके से कि भाई मैनेजमेंट की पॉलिसी प्रोसीजर एंड क्वालिटी का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, स्टैंडर्ड्स वगैरह का। उसके बाद बोलता है कि गाइडिंग्स बाय ऑडिटर जो है क्योंकि मेथोलॉजी को ढंग से समझता है इसकी वजह से वो रिकमेंडेशन भी दे सकता है। और उसके बाद बोलता है कि टेक्निक्स एंड मेथड जो होता है वो आसानी से इवेल्युएट कर पाता है कि सिस्टम डेवलपमेंट में क्या टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, IAS ऑडिटर आसानी से समझ पाता है। उसके बाद डिसएडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या होता है। पहला डिसएडवांटेज बोलता है कम्बरसम, यानी कि डेवलपर टीम को बोझिल लगता है मेथोलॉजी का पालन करने का चक्कर में पड़ना। उसके बाद बोलता है इंड प्रोडक्ट मस्ट नॉट विजिबल, मतलब जब तक पूरी मैथोलॉजी कंप्लीट नहीं हो जाती, सिस्टम बन नहीं जाता, जैसे कि आप जो है इंक्रीमेंट बनाते चलते हो, आपका इंड प्रोजेक्ट बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, इंड प्रोजेक्ट नॉट विजिबल। उसके बाद प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, रिजिडिटी इन अप्रोच के कारण जो होता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद बोलता है कि प्रोजेक्ट साइज, तो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ वाले जो होते हैं वो सोचते हैं कि भाई बड़े प्रोजेक्ट साइज़ वाले के लिए, यानी कि बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट के लिए ये जो होता है मैथोलॉजी अच्छी चीज़ होती है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनी ऐसा सोचते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट के, यहाँ पर 8 फेजेस बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टडी मैटर में लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आपका फेज नंबर 1 होता है, सिस्टम का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना, उसके सिस्टम का डिज़ाइन करना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और डिज़ाइन करने के बाद जो है यहाँ पर उसकी रिलेटेड चीज़ें होती है उसको एक्वायर करना, उसके बाद सिस्टम को डेवलप करना, फिर सिस्टम को टेस्ट करना, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद वापस से भी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करना, वापस से रिव्यू करना। तो मैं एक कहानी आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करता है, सिस्टम एनालिस्ट आता है। सिस्टम एनालिस्ट जो होता है एनालिसिस करता है किस चीज़ का, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है कि भाई एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इस बात का इन्वेस्टिगेशन करता है, क्या ज़रूरत है नए सिस्टम को लाने की, ठीक है। उसके बाद लगता है कि हाँ ज़रूरत है, तो उसके बाद बोलता है कि रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है नए सिस्टम में, क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए। उसके बाद बोलता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, उसी हिसाब से क्या करता है प्रॉब्लम
और सारे इफ एंड बट्स को कंसिडर करते हुए बहुत सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढता है कि भाई नए सिस्टम का उपाय क्या है। ठीक है, नए सिस्टम का उपाय क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढ के एक रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद मैनेजमेंट को देता है अपने रिकमेंडेशन के साथ कि भैया हमारे हिसाब से ये वाला अल्टरनेट बहुत अच्छा है। और मैनेजमेंट क्या करते हैं, उनके रिकमेंडेशन को कंसिडर करते हुए और सारे प्रॉब्लम को, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को और रिक्वायरमेंट एनालिसिस को, जो स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट का दिया जाता है उसके हिसाब से मैनेजर वाले एक बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं कि भैया हमको ये वाला सिस्टम डेवलप करना है, अगर करना ही है तो ये वाला डेवलप करो। दूसरा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखते हैं, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखते हैं कि फिजिबल है कि नहीं। ये दो बातों को ध्यान रखते हुए बोलते हैं कि ये वाला डेवलप करो। और डेवलप करने के लिए वो क्या करते हैं, सारे एसआरएस के साथ साथ सारे रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के साथ डिजाइनर को देते हैं। डिजाइनर क्या करता है, डिजाइनर क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानता है, इसलिए सारे रिक्वायरमेंट को जो होता है वो सोर्स कोड से वो लिखता है, ठीक है, डिजाइन करता है, ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर बनाता है, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाता है जिस स्ट्रक्चर पर जो है डेवलपर लोग डेवलप करेगा। उसका सिस्टम डेवलपर लोग क्या करते हैं, डिजाइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उसको खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं। सिस्टम एक्विजिशन फेज नंबर 4 हो गया। डेवलपर लोग फिर डेवलप करेंगे, जब डेवलप हो जाएगा तो डेवलपर लोग खुद से एक बार टेस्ट करेंगे, उसको सिस्टम टेस्टिंग बोला जाता है। उसके बाद यूजर को दे देंगे कि भैया आप इंप्लीमेंट करो, फिर सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा यूजर, और इंप्लीमेंट करने के बाद खुद से चला कर देखेगा, उसको बोलेंगे पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। इस तरह से 8 फेजेस में जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है हमारा खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी आप कंपनी वालों से पूछोगे, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों से कितने फेज होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, तो वो बोलेंगे 6 फेज होते हैं। पिछली वाली स्टडी मटेरियल में 7 फेजेस लिखा हुआ था, इसीलिए आप एग्जाम में ये कतई नहीं लिखोगे कि देयर आर 8 फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप बोलोगे देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और जिस फेज की चर्चा आप करोगे केवल उसी फेज का नंबर डालोगे और आंसर लिखना एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि हमारी स्टडी मटेरियल में 8 फेजेस में, नए वाली स्टडी मटेरियल में 8 फेजेस में बताया गया सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को 8 फेजेस में ही कवर करेंगे। तो हमारा सबसे पहला फेज हम लोग कर पाएंगे, एक एक करके हम लोगों को 8 फेज को कंप्लीट करना है। तो हम लोग यहाँ पर फेज नंबर 1 से लेकर फेज नंबर 8 तक अगले वीडियो में देखेंगे।